तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत बढ़िया होगे। और आज हम वापस आ चुके हैं हमारे जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसके सेकंड लेक्चर को लेकर के। जो हमारा सेकंड वीडियो है वो बेसिकली थोड़ा एडवांस होगा और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बहुत सारे हमें जानकारी मिलेगी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बेसिकली इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा क्या होती है इवेंट्स की, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, और कुछ सेट के फॉर्मूला जो यूज होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में, वो हम आज सारे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें जानना है वो है हमारा इवेंट क्या होता है। व्हाट इज अ इवेंट। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन है अ सबसेट of the sample space associated with a random experiment is called an event. आई होप यहां तक तो समझ में नहीं आया होगा, है ना। कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे और लगभग आज सारे कॉन्सेप्ट उसी एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं रोलिंग अ डाइस वंस। आई होप आपको सैंपल स्पेस निकालना तो आ गया होगा। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम रोलिंग अ डाइस वंस करते हैं तो सैंपल स्पेस आप भी नोट डाउन करिएगा, मैं भी कर रहा हूं। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। सही है। अब चलिए इसमें कुछ इवेंट बनाते हैं। इवेंट क्या होता है सर। इवेंट बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसी चीजें जो हो रही। अब ये इवेंट होता क्या है आपको अब डेफिनेशन में ले जाता हूं, पहले एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। अ सबसेट क्या बोल रहा है। अ सबसेट। सबसेट का मतलब आप क्या समझते हो। जैसे एग्जांपल जो हमने लिया है, यहां पे जो इसका सबसेट होगा, क्या होगा इसका सबसेट, अगर इसकी बात की जाए तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या इसका ये सबसेट होगा। मान लीजिए हम कोई भी एक सेट डिफाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3। क्या इसका ये सबसेट होगा बी इज इक्वल टू 4 5 6। क्या इसका ये सबसेट होगा 1 7 9। तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी तो होगी सबसेट के कॉन्सेप्ट में कि सर ये तो हमारा सबसेट है, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं सैंपल स्पेस में। तो ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। इसमें भी सर मैं देख पा रहा हूं 4 5 6 4 5 6। लेकिन सर इसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इसमें सर 7 और 9 आ रहा है जो कि हमारे सैंपल स्पेस में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस का ये सबसेट नहीं है। सबसेट को आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि यार जो मुझ में है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर के जो गुण आए हैं मुझ में, तो मोस्टली पूरे गुण तो नहीं आते हैं, कुछ गुण हमारी माँ से भी आते हैं। पर एक एग्जांपल समझो कि यार किसी का लड़का जो होगा ना, जो उसके पिताजी के समान ही दिखेगा, उससे अलग नहीं दिखेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो ये हमारे फादर हैं और ये उनके बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा थोड़ा बिगड़ गया है। तो अगर ये बिगड़ गया है तो ये सबसेट नहीं है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो सबसेट तो आई होप आप समझ गए। अच्छा एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना आप, कि अगर बात की जाए कि अगर एक कोई सेट है, जैसे ये हमारा सेट है, अगर इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए, किस चीज की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, वो हमारा होता है, आई होप आपको पता होगा, 2 की पावर n। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और जब आप 2 की पावर 6 को सॉल्व करोगे तो आई होप आपको इतना तो आता होगा, क्या होगा बताइए। चलिए कर लेते हैं। 2 2 2 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2। बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आ जाएगा 64। मतलब इस सेट के
इस सेट के जो सैंपल स्पेस है हमारा, इसके 64 सबसेट बनेंगे जो कि इस तरीके के नहीं होंगे। ये हमारा सबसेट नहीं है, ये दोनों की तरह ही ऐसे बहुत सारे हम सबसेट बना सकते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम इवेंट को और अच्छे से समझते हैं। आपको सबसेट का मीनिंग तो समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखी हुई है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मतलब इवेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस का सबसेट ही होगा। अगर सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं है तो इवेंट ही नहीं है, पर्टिकुलर उस इवेंट उस सैंपल स्पेस में तो नहीं है। एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आपने लास्ट वीडियो में देखा है, इज कॉल्ड एन इवेंट। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है कि सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। आप ऐसा समझ लो जैसे हमारा ये हमारा क्या है, इवेंट है, ये चीज, ये भी हमारा इवेंट है। अगर ये सबसेट है सैंपल स्पेस का तो इवेंट भी है। अच्छा, एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेम सिमिलर एग्जांपल है कि हमने डाइस को रोल किया और हमारा जो सैंपल स्पेस था वो हमारा आया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब चलिए इसमें इवेंट लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला इवेंट लिया कि लेट्स से कि अक्रेंस ऑफ एन इवन नंबर, अक्रेंस ऑफ एन इवन नंबर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से एक और हम इवेंट ले लेते हैं, अक्रेंस ऑफ एन ऑड नंबर। बताइए, अरे इसमें बताना क्या है सर, अगर इसका हम इवेंट का निकालें, जैसे मैं रेड पेन ले लेता हूं, तो इवन जो हो जाएगा हमारा सर, वो बेसिकली हो जाएगा इवन नंबर है सर, 2 4 और 6। क्या ये सबसेट है इसका? बिल्कुल है सर, इसमें कोई पूछने वाली बात क्या है। E2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 और 5। तो ये सब, ये सारे क्या है, ये इवेंट है सैंपल स्पेस के। आई होप यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको अभी रोक देते हैं। चलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स को समझ लेते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करूं तो 4 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। सर्टेन इवेंट्स, या फिर उनको हम श्योर इवेंट्स भी कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट्स और कंपाउंड आउटकम्स, सॉरी कंपाउंड इवेंट्स हो गए यहाँ पे, इसको आप कट कर लीजिएगा, कंपाउंड इवेंट। एक बार इनकी डेफिनेशन देखने से पहले हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अभी मत देखिए, पहले इधर आ जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, रोलिंग अ डाइस वंस। आज मैं इसी एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। सारे जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं ना, आज इसी एग्जाम्पल से हो जाएंगे। ठीक है, बस हम इवेंट को चेंज करते रहेंगे, इवेंट, ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। तो अगर मैं बात करूं कि रोलिंग अ डाइस वंस, तो इसका सैंपल स्पेस तो लिखते आपसे आता है, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं जल्दी से। सैंपल स्पेस सर, मेरे साथ आप लोग ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, लिख लिए। सर अगर हम इवन की बात करें तो इवन हमारा क्या हो जाएगा, अकरेंस ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अरे मेरे भाई, क्या इस सैंपल स्पेस में कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है? बताइए, कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? सर कभी भी नहीं आएगा, तो ये इवेंट ही पॉसिबल नहीं है। अगर ये इवेंट पॉसिबल नहीं है तो हम इसको और कुछ नहीं, हम इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इवेंट E2 की, तो क्या बोल रहा है, अकरेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर। मुझे ये बताइए कि क्या ये इवेंट हमेशा ट्रू होगा? सैंपल स्पेस में सारे नेचुरल नंबर ही है, तो इवेंट E2 तो हर बार होगा ही होगा, चाहे 1 हो। अगर 1 आता है सैंपल स्पेस में तो सीधी सी बात है, अगर 1 आ रहा है तो ये भी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सर्टेन इवेंट है? अगर मैं कहूं तो E2 जो है हमारा, वो कैसा है, सर्टेन इवेंट है। क्या मैं कह सकता हूं, बताइए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्टेन इवेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, कोई डाउट? आई होप बात समझ में आ गई।
तो ये हो गए हमारे। अब हम एक काम करते हैं, सर्टेन और इम्पॉसिबल की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। तो सर्टेन और श्योर इवेंट, एन इवेंट विच इज सर्टेन टू ऑकर, जो कि होगा ही होगा, आप उसको होने से नहीं रोक सकते। जिस तरीके से अगर आप कॉइन को टॉस करोगे और अगर कोई इवेंट बोलता है कि यार तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो एकदम सही बात बोल रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो आएंगे ही आएंगे। अगर मैं बोलूं कि अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, अगर एक ऐसा इवेंट होगा कि 1 to 6 तो आएंगे ही आएंगे भाई, तो 100% कह सकते हो कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये इवेंट होगा ही होगा। और अगर मैं यहीं पे बोलूं कि ऐसा एक इवेंट होगा, अगर हम डाइस को रोल करें तो एक इवेंट ऐसा होगा कि 100 से प्लस वैल्यू आएगी, तो ये इवेंट कभी नहीं होने वाला। ये इवेंट हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा ये इवेंट हो, सॉरी, हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया और सर्टेन इवेंट हो गया। अब बात करते हैं हम, एक और एग्जांपल मैंने लाया है, एक इस एग्जांपल से हम बाकी दो इवेंट्स को समझते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो हमें पता ही है क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, तो क्या करते हैं, इसके E1 को लिखते हैं हम। E1 क्या आएगा? ठीक है, E1 बताइए क्या होगा? अक्रेंस ऑफ एन इवेंट प्राइम नंबर। आई होप आप सब ट्राई कर रहे हो, मेरे साथ साथ ट्राई करते रहो। क्या आएगा इसका? अक्रेंस ऑफ एन इवेंट प्राइम नंबर। बताइए जरा, इवेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं? अरे इवेंट प्राइम नंबर सर केवल एक ही है, केवल एक है, वो है हमारा, वो है हमारा चलिए ये ले लेते हैं, वो है हमारा 2। इसके अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आउटकम आएगा वो कितना होगा? 2 होगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं E2 की, तो अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। बताइए प्राइम नंबर यहाँ पे क्या क्या है सर? 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहां से मैं बताना ये चाह रहा हूं, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये पहला E1 इवेंट है ना, ये हमारा और कुछ नहीं, हमारा क्या है? ये सिंपल इवेंट है। कैसा इवेंट है? सिंपल इवेंट है। क्योंकि क्यों है सिंपल इवेंट? ये इसलिए सिंपल इवेंट है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 है। वहीं जो हमारा दूसरा इवेंट है E2, वो हमारा कैसा है? कंपाउंड इवेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने हैं? मोर देन 1 है, या तो 2 है या फिर मोर देन 2 है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंपल इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन आउटकम, एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन आउटकम, दैट्स इट, खत्म। देखिए कितने सिंपल चारों इवेंट्स को अपन ने समझ लिया है। आई होप यहां तक तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बाद हमें थोड़ी सी और जानकारी लेनी है प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। आपने प्रोबेबिलिटी अपने क्लास 10th और क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होंगी। तो अगर बात करूं मैं, तो आप कह सकते हो कि जो हमारी एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है। ये हम अभी आज पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी आप या फिर मैं तो क्लास 12th में पढ़ाता हूं, तो अपन क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, जो हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ। ठीक है, कोई क्वेश्चन? आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं सर, एक काम करो आप कि हमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जरा समझा दो। ठीक है, बता देते हैं क्या होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से। तो आई होप आप सबको इतना पता होगा कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। एक सेकेंड, हाँ,
क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज नथिंग, एक फॉर्मूला होता था सर, वो फॉर्मूला बेसिकली ये होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ, आई होप यहां तक तो बात समझ में आई होगी। ये हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप चाहे आउटकम बोलो या फिर हम इवेंट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम बात है, ठीक है। सेट ऑफ आउटकम हमारा इवेंट हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। जरा इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाइए कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, समझाते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस। आ, ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आई कि होता क्या है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अब देखिए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं। सर क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशंस बेसिकली ये होती हैं, एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल 2 केसेस में वैलिड होती है। कौन कौन से 2 केसेस हैं सर? और ये 2 केसेस में ही वैलिड हो रही है तो सर इसका तो मतलब एक तरीके से ड्रॉबैक है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सोल्यूशन है क्या? सारे सोल्यूशन हैं, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए कंडीशन जो बेसिकली है इसके लिए जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लिमिटेशंस है, कि केवल ये दोनों चीजें ही होंगी तभी जो है तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस है? तो सबसे पहले तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए। सर ये क्या बात हुई, इसका मतलब क्या होता है? समझाता हूं, आगे आपको इसका मतलब अभी समझ में आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स। सर दूसरी कंडीशन क्या है? सर जो सैंपल स्पेस होता है ना, सैंपल स्पेस, वो हमारा कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी। इक्वली लाइकली आउटकम पे मैं आता हूं। अभी आप बस इतना समझो कि 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो पहली की इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए और दूसरा सैंपल स्पेस हमारा फाइनाइट सेट होना चाहिए। आई होप बात समझ में आई होगी। एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो क्या एग्जाम्पल लिया जाए? चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 3 कॉइन टॉस टुगेदर। 3 कॉइन टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ऐसा लिख देते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चा? सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस लिखने के लिए अपन थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सर इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा अपना, सर 3 कॉइन टॉस टुगेदर, ट्राई करिए। तो सबसे पहले सर 3 बार हेड आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सैंपल स्पेस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे लगभग सारे समझा दिए थे। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए सैंपल स्पेस में तो कम से कम, ठीक है। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला भी होता था। क्या फॉर्मूला होता था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए कॉइन के केस में क्या होता था? बताइए जरा क्या होता था? सर 2 की पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 कॉइन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 8 हो जाएगा?
तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 8 होंगे। सर कौन कौन से होंगे अभी बता देते हैं। एक तो एच 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 होगा, एक हमारा होगा एच एच टी, लास्ट वाले को टेल कर दीजिए। उसके बाद सर इसको थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए इधर, ठीक है कर दिए। उसके बाद सर एक काम करिए, इसको भी शिफ्ट कर दीजिए। सर उसके बाद एक और ले लीजिए लास्ट में, टी एस टी कर दीजिए। सर उसके बाद टी टी एच कर दीजिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सर एक काम करिए आप, एच टी टी कर दीजिए और उसके बाद आप कर दीजिए टी टी टी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या ये 8 आउटकम्स हैं? जी हाँ 8 आउटकम्स हैं। अब सर मैं कह सकता हूँ यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है या फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो कितने हैं? 8 हैं। लेकिन सर ये तो ठीक है, हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई, लेकिन सर ऊपर वाले का क्या? ऊपर वाला भी निकाल रहे हैं ना, उसमें ऊपर वाले ने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो अगर मैं इवेंट मानूं इसको, तो ये हमारा गेटिंग 2 हेड्स कहाँ कहाँ 2 हेड्स आ रहे हैं बताइए। एक तो सर यहाँ पे भी आ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा भी होंगे तो चलेगा। सर यहाँ पे भी आ रहा है, सर यहाँ पे भी आ रहा है, सर यहाँ पे भी आ रहा है, बस हो गया सर 4 ही जगह आ रहा है। 1 2 3 4 बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है तो 4 जगह होंगे, या फिर मैं डायरेक्टली लिखूं तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा हो जाएगा, इसको इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ जो हमारा इवेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स को, जो हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 4। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले में। चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो कि हमें निकालना था, वो हमारा क्या हो जाएगा? आई होप आपको दिख रहा होगा। ये हमारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। शायद ये शो हो रहा है ना? हाँ ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको समझने से पहले, ये कॉन्सेप्ट है, ये 3 इवेंट्स हैं, हमें 3 इवेंट्स के बारे में समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सर क्या एग्जाम्पल है? बताते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमारा सेम है, सेम एग्जाम्पल वी विल बी यूजिंग। मतलब मैं बता रहा हूं कि इस एक एग्जाम्पल से आप सारे के सारे जो भी आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया जाएगा वो क्या होगा? आई होप आपको पता चल गया होगा। सर रोलिंग अ डाइस वंस। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर बताना क्या चाहते हैं? ठीक है बता रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज करके व्हाइट कर देते हैं। सर इसमें इवेंट क्या क्या हो सकते हैं मान लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस तो आपको पता होगा, इसका इवेंट मान लेते हैं। इसका इवेंट हम मान लेते हैं E1 है हमारा, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। ये हमारा पहला इवेंट हो गया। सेकेंड इवेंट हम मान लेते हैं अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, एक और इवेंट इसमें मानते हैं। क्या इवेंट मान लेते हैं? अच्छा एक सेकेंड, पहले इन दोनों का हम एक काम करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, एलओ यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो आप अभी लास्ट एग्जांपल में ही हमने निकाला है, इसका ये निकाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी। चलिए इसको अभी हमने शायद वो एग्जांपल यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो रोलिंग अ डाइस वंस, इसकी हमारा जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
अगर इवेंट E1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा सर 2 4 6, ठीक है सर 1 3 5। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करूं, एक काम करते हैं, ठीक है यहीं पे कर लेते हैं या फिर यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करूं तो यहां से आप दिख रहा होगा आपको 3/6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको लास्ट कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो आपसे ये बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूं तो क्या हो जाएगा सर, ये भी सेम हो जाएगा 3/6। तो क्या इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगी? सर मैं क्या कह सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के, ठीक है सर। सर एक और इवेंट लीजिए ना, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ले लेते हैं। एक E3 ले लीजिए और इसको आप मानिए कि अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सर। सर अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि इवन प्राइम नंबर तो केवल एक ही है, कौन सा है 2 है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इवेंट की जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो केवल एक ही होगा 2। तो अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज नथिंग बट 1/6। आई होप यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 कंसेप्ट है यहाँ पे, कितने कॉन्सेप्ट हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट्स, दिखा देते हैं हम आपको, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इक्वली लाइकली इवेंट्स। दूसरा है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तीसरा है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स। सर एक काम करते हैं, हम डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर देखिएगा आप ऑलरेडी बता दोगे कि भाई अगले एग्जांपल में मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है। तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो सारे होते हैं, 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। क्या मतलब इसका? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो कि एक साथ ना हो सके, मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट ना हो रहा हो। क्या मतलब इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने क्वाइन टॉस किया है तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं या फिर मैं एक इवेंट कंसीडर करता हूं कि हेड आएगा, तो अगर हेड आएगा तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उस क्वाइन में टेल नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हेड आने का जो इवेंट है और जो टेल आने का इवेंट है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सर नहीं समझ में आएगा, बताते हैं कैसे आएगा। सर अभी आपने जो बताया, अभी आपने जो एग्जांपल दिया, यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि अगर इवन नंबर होता है, अगर इवन नंबर का अगर अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर होता है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ऑड नंबर की दो ऑड नंबर तो नहीं ही आएगा, इवेंट में नहीं ही आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं E1 और E2 हमारे कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? अरे बताइए, रह सकता हूं कि नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ठीक है सर। सर ए और E1 और E3 भी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जी नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 4 6 आता है सर तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब अगर इवेंट E1 और E2 एक साथ हो सकते हैं, हो सकता है कि इवन नंबर आए 2 और इधर भी हमारा इवन प्राइम नंबर भी सेम 2 ही होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि E1 और E3 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में तो कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है सर एग्जॉस्टिव इवेंट, 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इवेंट इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। यूनियन इज द सैंपल स्पेस, सर यूनियन इज द सैंपल स्पेस हमने सेट में पढ़ा है कि अगर मैं बात करूं, चलिए मैं एग्जांपल में ही बता देता हूं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि जो E1 है उसका हम अगर E2 के साथ यूनियन करें तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, एकदम सही समझ रहे हो आप, 1 2 3 4 और 5 और 6।
क्या मैं कह सकता हूं ये सर और कुछ नहीं, ये हमारा सैंपल स्पेस ही है। तो ऐसे किसी भी इवेंट को जिसका यूनियन, ऐसे किसी भी इवेंट्स को जिसका यूनियन हमारा सैंपल स्पेस आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट कह सकते हैं। तो वी कैन से दैट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये बताइए मेरे को, E2 और E3 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ सर है, क्योंकि 1, 3, 5 और 2 नहीं हो सकता एक साथ। सर क्या E2 और E3 एग्जॉस्टिव इवेंट है? जी नहीं सर, क्योंकि 1, 3, 5 और 2 को हम अगर एक साथ कर भी देंगे तो हमें 4 मिस हो जाएगा। इसका मतलब सैंपल स्पेस में 4 मिसिंग होगा, तो यूनियन उसका क्या आएगा? यूनियन हमारा सैंपल स्पेस नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि E2 एंड E3 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। आई होप आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बात है इक्वली लाइकली इवेंट की, ठीक है? इक्वली लाइकली इवेंट, हाँ, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इवेंट्स विच हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरिंग। व्हाट डज दैट मीन? सेम चांसेस ऑफ अकरिंग, सर इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल था। देखिए, इवेंट हैविंग द सेम चांसेस ऑफ अकरिंग का मतलब है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो वो क्या हो? वो क्या हो हमारी? अरे उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, सेम चांसेस ऑफ अकरिंग। इसका मतलब है कि जो चांसेस हैं उसके होने के वो दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो क्या मैं कह सकता हूं सर E1 और E2 की जो चांसेस है 1/2 है? इसका मतलब ये जो दोनों इवेंट हैं ये कैसे हैं हमारे? ये हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स है। आई होप बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद आप लोगों को इन तीनों टर्म्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले तो आप एग्जॉस्टिव इवेंट में आप समझ ही चुके हो कि अगर मैं दो इवेंट मानूं ए और बी, या फिर E1 और E2 मान लेते हैं, तो E1 यूनियन E2 हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? और क्या बात हमें पता होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जाए अगर, तो मैं कह सकता हूं कि जो इसमें इंटरसेक्शन होता है, E1 इंटरसेक्शन E2, वो हमारा क्या क्या होता है? बताइए 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 बताइए, फाई होता है। क्या मतलब सर? अरे बता रहे हैं ना, ये देखिए, क्या मैं कह सकता हूं E1 और E2 का अगर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपने सेट में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म्स। 1, 3, 5, 2, 4, 6, सर इसमें तो कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं दिख रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या आएगा? नल सेट आएगा, फाई आएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जो इंटरसेक्शन होता है वो कैसा होता है? फाई होता है, ठीक है? और क्या हम समझ सकते हैं यहां से? हम एक और कॉन्सेप्ट उठा के ले जा सकते हैं कि हमने बता दिया ना कि एग्जॉस्टिव इवेंट E1 यूनियन E2 हमारा सैंपल स्पेस। जी हाँ, बस दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? अब हम थोड़ा सा अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, ठीक है? हमने अच्छा खासा कर लिया है कवरेज। देखिए, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है। क्या होते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स? एक काम करते हैं, इसको हम सीधा एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हमारा वही सेम पुराना एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? सर एग्जाम्पल तो है हमारा, क्या है एग्जाम्पल? रोलिंग अ डाइस वंस, ठीक है? आई होप ये एग्जाम्पल में तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। रोलिंग अ डाइस वंस, सर इसका सैंपल स्पेस लिखते तो मेरे को आने लगा है, ठीक है? क्या होता है सैंपल स्पेस, बताना जरा। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? सर ये सब तो ठीक है, ये तो हमको पहले से पता है। मेन बात बताओ आप, ठीक है? बता रहे हैं। देखिए, इसमें अगर हम एक इवेंट कंसीडर करें, क्या इवेंट कंसीडर करें? कि अकरेंस ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर। क्या इवेंट हमने कंसीडर किया? बेसिकली हमने एक इवेंट कंसीडर किया, इसको हम E1 बोल देते हैं। अकरेंस ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है।
आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इवन हमने कंसीडर किया कि एन अकरेंस ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इसका जो इवेंट इवन जो होगा वो और कुछ नहीं, इसका अगर हम सैंपल स्पेस निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो हमारा इवन प्राइम नंबर है, तो 2 हटा दीजिए, 3 और 5, क्या मैं कह सकता हूँ? जी हाँ, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं एक तरीके से सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। तो हमारा कंसेप्ट हम कौन से समझ रहे हैं अभी? पहला ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इसको हम पहले समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। डेफिनेशन पे हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं या फिर पहले इसी को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर इस इवेंट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है? जो इसमें नहीं है, दैट्स इट, और जो सैंपल स्पेस में है। क्या मतलब? सर समझ नहीं है, बता रहे हैं। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जाए, देखो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जाएगा तो बहुत तरीके से लिखा जाता है, जैसे E1 का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर जो भी आउटकम्स सैंपल स्पेस में है लेकिन हमारे इवेंट में नहीं है, वो सारे आउटकम्स हमारे क्या होंगे? वो हमारे सारे आउटकम्स हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट में आएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि E1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं सर E1 का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 1 3, सॉरी 3 तो है, 1 2 4 और 6। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बेसिकली ये कह रही इवेंट ए डज नॉट ऑफर, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। एग्जांपल जो हमारा दूसरा है, सेम पेन यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारा सेम ही, सेम एग्जांपल, बस हमारे इवेंट्स बदलते जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं रोलिंग अ डाइस वंस, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। रोलिंग अ डाइस वंस। अब जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं ना, वो हम बेसिकली समझने वाले हैं हमारा यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। अच्छा, उसको समझने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लीट, अच्छा एक काम करते हैं लास्ट में उसको समझेंगे, ठीक है। रोलिंग अ डाइस वंस। तो एक काम करते हैं, अब जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, इवेंट्स लिख लेते हैं। सर इवेंट लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सर इवेंट जो होगा हमारा वो बेसिकली क्या होगा, हम सर एज्यूम कर लेते हैं कि अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। पहला इवेंट हम कंसीडर करते हैं अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है सर, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। सर दूसरा इवेंट हम कंसीडर करते हैं, दूसरा इवेंट हम कंसीडर करते हैं, पहला इवेंट हमने क्या कंसीडर किया, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। दूसरा इवेंट हम कंसीडर कर लेते हैं अकरेंस ऑफ एन प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ एन प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल सके, अच्छा ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर E1 हमारा हो जाएगा अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, सर 2 4 6, ठीक है। सर E2 हमारा हो जाएगा, जो हमारा E2 हो जाएगा अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 2 3 5, सर 2 3 5।
अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं, बताइए जरा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं यूनियन ऑफ एन इवेंट्स। क्या समझने वाले हैं? यूनियन ऑफ अ इवेंट। अच्छा, यूनियन ऑफ अ इवेंट को समझने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये क्या है, इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसका E1 यूनियन E2 क्या होगा। बताइए जरा क्या होगा? E1 यूनियन E2 हमारा होगा 2 3 5 6। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हमने अपने सेट्स में पढ़ा हुआ है। अगर सेट भूल गए हो तो भी इतनी बेसिक चीजें तो याद होंगी यार, कि देखो यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। आई होप बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसको एक काम करते हैं, एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं। E1 यूनियन E2 को हम एक काम करते हैं वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक, मान लीजिए एक बॉक्स है। अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स डालूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर यूनियन की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा हमारा, इन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हाँ ठीक है, ये हमारा यूनियन में आ रहा था। क्या मैं कह सकता हूँ? जी हाँ सर, कह सकते हो। ये हमारा यूनियन से अभी बाहर है, जो हमारा 2 3 5 6, सॉरी 4 को भी ले लिया क्या? हाँ, 2 3 5 6, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है? E1 हमारा क्या है? 2 4 6। तो E1 क्या है हमारा? कुछ मिसिंग है क्या? हाँ मिसिंग है ना, ये मिसिंग है हमारा। ये हमारा होगा 2 3 5 6, साथ में 4 भी होगा। ठीक है, तो गलतियां हो रही हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो हमारा यूनियन क्या होगा? 2 3 4 5 6। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं वहीं पे बात करूं कि जो हमारा E1 होगा वो होगा हमारा 2 4, क्या होगा हमारा? 2 4 6। पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? कोई बात नहीं, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 6, ठीक है। वैसे समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कलर से समझ जाना, ठीक है। 2 4 6 एक साथ है, और हमारा 2 3 5 ये एक साथ है। तो इनका जब हमने यूनियन किया तो इनको सबको मिला दिया, तो हमें ये यूनियन मिल गया। आई होप बात समझ में आई होगी। ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है। तो अगर जैसे हमने सेट में पढ़ा था, सेट में हमने क्या पढ़ा था? सेट में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होता था? बताइए 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 बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको आइडिया होगा। ये हमने अपने सेट में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? हम बहुत सिंपल सी एक रूल लगाएंगे। क्या करेंगे हम कि इन नेक्स्ट स्टेप में इनको सबको हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबको कर दीजिए आप। ठीक है सर, कर देते हैं, आप कह रहे हो तो ठीक है, कर दिए कर दिए, ठीक है कर दिए। क्या मैं ये कह सकता हूं ये नंबर ऑफ इवेंट E1 टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? अरे कह सकते हैं कि नहीं, अभी हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स होता है टू दैट नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है। आई होप बात समझ में आई होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? जी सर, कह सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2? आई होप बात समझ में आ रही होगी। और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
यूनियन E2। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि हमने सेट से कैसे प्रोबेबिलिटी में जंप किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या सकते हैं, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं हम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करें क्या? नहीं, उसके पहले हमें एक बात और समझनी है। मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर E1 और E2 हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, क्या बोल रहे हो सर? अगर हमारे इवेंट E1 और E2 हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि E1 इंटरसेक्शन E2 हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी नल सेट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो क्या कहना चाह रहे हो सर, बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा, अभी आ जाएगा, वैसे आ गया होगा बट ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहीं पे समझाने का ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या फिर नया पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इफ E1 and E2 are two mutually exclusive event, mutually exclusive event, ठीक है, mutually exclusive event, then मैं कह सकता हूं कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू पाई। मैं कह सकता हूं P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आई हो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसी वाले फॉर्मूला में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को 0 पुट कर दूं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 होगा वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब ये अच्छा, ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर वाइस वर्सा कैसे, अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब वो इवेंट कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए क्या समझना है सर। अब हमें जो समझना है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली है इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट को हम पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इवेंट ए एंड इवेंट बी टुगेदर। ठीक है, अभी इसको हम लास्ट में समझाएंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा तीसरा है, इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट। क्या मतलब सर? इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, ये आपको पता है, E1 इंटरसेक्शन E2 से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको कई तरीके से डिनोट करते हैं, क्या आपको पता है? कई तरीके से, क्या बता रहे हो सर? ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम E1 और E2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E1 एंड E2 बोलते हैं, ठीक है। E1 और E2 हम यूनियन को बोलते हैं। मैं यूनियन का भी अभी बता दूंगा आपको, परेशान मत होइए। E1 एंड E2 भी बोलते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है E1 कॉमा E2, ये भी हमारा क्या है, इंटरसेक्शन
सेक्शन है। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं कि सर ये इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट होता क्या है। इवेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। सर सेम एग्जांपल लीजिए आप वापस से, ठीक है, ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होता है, रोलिंग अ डाइस वंस। ठीक है सर इवेंट क्या लोगे इस बार, इवेंट बताते हैं। इवेंट हमारा चेंज होगा। इवेंट हमारा हम ले लेते हैं, चलिए 2 इवेंट लेने हैं तो हम पहला तो ले लेते हैं कि अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, और दूसरा ले लेते हैं अकरेंस ऑफ एन कंपोजिट नंबर। थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर और अकरेंस ऑफ कंपोजिट नंबर। अच्छा ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जरा बताना जरा। सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भूल गए क्या, कोई बात नहीं। सबसे पहले बताओ इवन नंबर के होने का जो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सैंपल स्पेस से, काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। हमारा E1 हो जाएगा, बताइए क्या होगा E1। E1 हमारा क्या बोल रहा है, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर तो हमने कई बार कर लिया, 2 4 और 6। सर E2 क्या होगा, E2 सर अकरेंस ऑफ कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। तो कंपोजिट नंबर, हाँ कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं, आप कह सकते हो दीज आर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1, जरा वापस सोचिए, दीज आर नॉट प्राइम नंबर, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। दीज आर नॉट प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। जैसे 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 1 प्राइम नंबर है और ना ही हमारा 1 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इसका मतलब, अच्छा वापस बता देता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो बेसिकली होता है नॉट अ प्राइम नंबर, पहली कंडीशन तो यही है, नॉट प्राइम नंबर, और दूसरा नॉट 1, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो E2 हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब इसमें सबसे पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है, जैसे सर इसमें 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन सर बेसिकली हो जाएगा इसका 4 और 6। क्या मैं कह सकता हूँ E1 का इंटरसेक्शन हमारा नथिंग हो जाएगा 4, 6। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, जो हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। पेन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला है हमारा, हमने ए कॉम्प्लीमेंट का बता दिया है ना। अगर कहीं पे हमें ऐसा लिखा है कि P A यूनियन B, या फिर हमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B, या फिर हमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे यूनियन ही निकालने के लिए हैं, ये सारे हमारे सेम थिंग हैं। और या फिर लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट A, एटलीस्ट 1 ऑफ A एंड B, या तो ऐसा लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा कुछ लिखा हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज आर सेम थिंग्स। आई वो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सर,
बताते हैं। देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो इवेंट और इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं सर, अभी बताते हैं। जो इवेंट और, जैसे ये इवेंट है, कोई भी इवेंट है, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब सर ये तो समझ नहीं आया। अरे समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैसे कह सकते हो सर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? अरे एग्जाम्पल हमने अभी किया था ना, कहाँ पे किया था, एक सेकेंड रुकिएगा। अभी हमने कहाँ गया कंसेप्ट वाला, जहाँ पे ये ना, जहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। मुझे ये बताइए, ई मतलब ये E1 और E1 का कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते थे, कौन से इवेंट होते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? सर जो जिनके दोनों के होने की एक साथ चांसेस नहीं थे। क्या मैं कह सकता हूँ या तो 3 और 5 होगा या फिर 1 2 4 6 होगा? बिल्कुल सही सर, सही बोल रहे हो सर। या तो 3 और 5 होगा या फिर 1 और 2 4 6 होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, अरे बताओ जरा, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे होते हैं? ये बताया था आपको, यहाँ पे बताया था, ये बताया था। एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं जहां पे हमारा जो यूनियन आता है वो कैसा आता है, सैंपल स्पेस आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे इसको देख करके कि जो E1 का, कहाँ गया हमारा एग्जांपल, ये रहा, जो हमारा E1 है और E1 का कॉम्प्लीमेंट वो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है। कैसे है सर? इसमें भी 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, और इनका जब हम यूनियन लेंगे तो 3 और 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वल टू होगा किसके, सैंपल स्पेस के। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो किसी भी इवेंट का केवल मैं यहाँ पे एक कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी आप इवेंट ले लो, अगर वो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। एक बात और आपको समझनी है कि जो, वैसे आपको ये बात तो पता होगी, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट वो हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। सर अगर ये सैंपल स्पेस होता है तभी तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, अभी समझाया आपको ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया सर। और कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सर? एक दो कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार यूज होता है, इस पे आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। क्या मतलब सर? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, अगर किसी भी इवेंट की बात करें तो वो सबसे पहले तो 1 से हमारे छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के इक्वल टू होती है। ठीक है सर, ये क्यों होता है सर? बेसिकली इसके दो रीजन इन द सेंस की, रीजन इन द सेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर अपन को बताना हो कि यार ये कैसे आप कह सकते हो, तो पहली बात तो ये, जब आप फॉर्मूला लगाते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, जहां पे आप यूज करते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो आप यहाँ पे नोटिस करते होगे जो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ इवेंट की, या फिर इक्वल टू होगी। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन यार इक्वल टू होगी नंबर ऑफ इवेंट के, तो क्या आप कभी कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी? पहला तो लॉजिक यही हो गया। दूसरा लॉजिक आप क्या दे सकते हो कि जो सर्टेन इवेंट्स होते हैं ना, जो हमारे सर्टेन इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 कब होगा? 1 यहाँ पे कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट में आएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाए। तो इसका मतलब वो इवेंट होगा ही होगा। अगर ऐसा कोई इवेंट है तो वो इवेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब ऐसे इवेंट को भी हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है, पहला तो है हमारा सर्टेन इवेंट। दूसरा है हमारा जो हमारा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है। अभी आज हम समझ रहे थे ना इम्पॉसिबल इवेंट, वो भी हमने आज कॉन्सेप्ट समझा था। तो ये दो लॉजिक से आपको समझ में आया होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को ये क्यों बोला कि ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगी।
ठीक है, आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, ये बताइए कैसे आया। आई होप आपको ये समझ में तो आ रहा होगा, विजुलाइज तो हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहिए, पर मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करिए कि ये कैसे हो रहा है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी करूंगा तो इसको समझा दूंगा। पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अभी मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर कम से कम 2-4 एग्जाम्पल दे चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम आज और जो हमारा जो टॉपिक है, एक चीज और आप इसमें नोट डाउन कर लो क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जो कि हमें अब हमारे केवल क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हमें लगाने हैं। और क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करके लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।